नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दैनिक प्रश्न। ये वही प्रश्न हैं जो सीधे सीधे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिए और बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहीं से आपको एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आइए, हमारा पहला प्रश्न है 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति मतलब एस्टिमेट्स कमेटी के प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं 1. ओम बिड़ला, 2. संजय जायसवाल, 3. राजनाथ सिंह, 4. अमित शाह। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही उत्तर है संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक होती है। इसका काम होता है सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खर्च व नीतियों की गहन समीक्षा करना। वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बिहार से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को इसका प्रमुख नियुक्त किया है। इसलिए सही उत्तर है संजय जायसवाल, यानी कि विकल्प 2। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भारत का वह पहला राज्य कौन सा बना है जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? आपके विकल्प हैं 1. महाराष्ट्र, 2. केरल, 3. उत्तराखंड, 4. मध्य प्रदेश। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है जंगलों में लगने वाली आग और अवैध गतिविधियों का तुरंत पता लगाना। इस सिस्टम में सैटेलाइट डेटा, एआई और रियल टाइम मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया गया है। इससे वन विभाग को तुरंत अलर्ट मिल सकेगा और जंगल, पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा। इसलिए सही उत्तर है मध्य प्रदेश, यानी कि विकल्प 4। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह है? आपके विकल्प हैं 1. मुंद्रा पोर्ट, 2. कोचिन पोर्ट, 3. चेन्नई पोर्ट, 4. विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही उत्तर है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब है। इसका उद्घाटन वर्ष 2024 में किया गया था और अब ये पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इस बंदरगाह की गहराई 20 मीटर से अधिक है, जिससे सबसे बड़े कंटेनर जहाज यहां आसानी से खड़े हो सकते हैं। इससे भारत को विदेशी बंदरगाहों जैसे कोलंबो, सिंगापुर या दुबई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये बंदरगाह भारत को वैश्विक शिपिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति के.वी. सोमशेखर, न्यायमूर्ति एन.वी. जमना, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही उत्तर है न्यायमूर्ति वी. सोमशेखर। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति वी. सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले वे कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी और ये पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक संस्थान है। नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से वहां के न्यायिक कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं 1. असम, 2. महाराष्ट्र, 3. तेलंगाना, 4. हरियाणा। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही उत्तर है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में भारत की पहली एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। इसका उपयोग सरकारी योजनाओं, समाचार और महत्वपूर्ण सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ये पहल डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी को प्रशासन में लाने का एक अभिनव कदम है। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? आपके विकल्प हैं 1. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 2. वाणिज्य मंत्रालय, 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, 4. वित्त मंत्रालय। जरा सोचिए,
क्या हो सकता है इसका जवाब? सही उत्तर है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत को निवेश का नया केंद्र बनाना। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने आयोजित किया। यहां पर उद्योग, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा और स्टार्टअप्स के लिए निवेशकों को आकर्षित करने पर विशेष फोकस रहा। इस कदम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, HCL टेक्नोलॉजी द्वारा हाल ही में ग्लोबल GCC प्रैक्टिस लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं 1. रवि कुमार, 2. किरण चेरुकुरी, 3. नंदन नीलेकणी, 4. राजेश सूरी। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही उत्तर है किरण चेरुकुरी। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी HCL टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किरण चेरुकुरी को ग्लोबल GCC प्रैक्टिस लीडर नियुक्त किया है। GCC का काम होता है दुनिया भर में फैली कंपनियों को IT, डिजिटल इनोवेशन और बिजनेस सॉल्यूशंस उपलब्ध कराना। किरण चेरुकुरी के पास इस क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव है और HCL को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में वैश्विक क्लाइंट्स और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को और तेजी मिलेगी। अगला प्रश्न है, खरीफ 2025-26 सीजन के लिए सामान्य किस्म के धान का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? आपके विकल्प हैं 1. 2289 रुपये प्रति क्विंटल, 2. 2309 रुपये प्रति क्विंटल, 3. 2379 रुपये प्रति क्विंटल, 4. 2399 रुपये प्रति क्विंटल। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही उत्तर है 2379 रुपये प्रति क्विंटल। हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ 2025-26 की सीजन के लिए नए MSP घोषित किए हैं। सामान्य किस्म के धान का नया MSP 2379 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 117 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। MSP बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यायोचित मूल्य दिलाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना। अब हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में भारत का समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मतलब IIP की वृद्धि दर क्या रही? आपके विकल्प हैं 1. 1.5%, 2. 2.7%, 3. 3.0%, 4. 4.1%। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही उत्तर है 2.7%। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मतलब IIP भारत की औद्योगिक गतिविधियों को मापने का एक प्रमुख संकेतक है। अप्रैल 2025 में भारत का IIP 2.7% की दर से बढ़ा। इस वृद्धि में मुख्य योगदान खनन, विनिर्माण और बिजली उत्पादन से आया। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि यह अपेक्षा से थोड़ा कम है। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, IBS बम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपके विकल्प हैं 1. लखनऊ, 2. मुंबई, 3. पटना, 4. हैदराबाद। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? सही उत्तर है पटना। IBS बम 2025 का आयोजन इस बार पटना यानी कि बिहार में किया गया। यह पहली बार है जब यह महत्वपूर्ण सम्मेलन दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े वित्तीय केंद्रों से हटकर पटना में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य था पूर्वी इलाके में बैंकिंग और सिक्योरिटी सेक्टर में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना। पटना को चुना जाना इस बात का संकेत है कि वित्तीय गतिविधियों को अब क्षेत्रीय संतुलन और समावेशी विकास की दिशा में फैलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। याद रखिए, तैयारी में लगातार मेहनत और नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो इन्हें दोहराइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ाई करते रहिए, सपनों को हकीकत में बदलते रहिए।